अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल उस पर बातचीत हो जाए। ये कराची के एक्स मेयर मुस्तफ़ा कमाल MQM के थे। अल्ताफ़ हुसैन के कदमों में बैठा करते थे, अल्ताफ़ हुसैन के पाँव चाटते थे और फिर उसी अल्ताफ़ हुसैन को गालियां दी जब आर्मी ने इनकी करप्शन की फाइलें इनके सामने रखी कि तुमने तो इतना माल बनाया, तुम्हारे पास तो अपना ज़ाती घर नहीं था, तुम तो किराए के घर में रहते थे। तुमने 5-6 करोड़ की उस वक्त, आज से 10 साल पहले 5-6 करोड़ की तुमने बंगला लिया, 2.5-3 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में, कहाँ से आया? अब अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ दो वरना। तो ये आदमी जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं बजट असेंबली में जब पेश किया जाएगा तो उसके लिए वोट नहीं दूंगा, इसलिए कि इसमें सूद है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरेस्ट है, ब्याज है, सूद है, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगा असेंबली में। ये आर्मी ने इसको असेंबली में पहुंचाया है, वरना इसने तो कुछ 100 वोट लिए थे, 1000 भी नहीं लिए थे। कराची में MQM लाखों वोट से जीतती थी, उन्हीं सीटों पे ये कुछ 100 वोट लेके ये जीते हैं। तो आर्मी ने इनको डब्बे भर दिए थे। इनका वैसे तो आपको पता है कि मेरा भी इस्लाम, रिलीजन, इन चीज़ों से मैं दूरी भागता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से ये इस्लाम और मुसलमान और मौलवी बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो क्लियरली इस्लाम में हुक्म है अल राशी वल मुर्तशी कलाहुमा मिनन नार, कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो इसने तो रिश्वतें भर भर के ली। जैसा कि मैं बहुत सालों पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं जब मेयर था तो इसी के सिटी मेयर के ऑफिस से, कराची सिटी मेयर था ये, ऑफिस से लेटर आया कि IT सेंटर खुल रहा है कराची में, उसकी बिल्डिंग की उद्घाटन है बनाने की, अभी बनी नहीं है, बनाने की। पता नहीं साउथ कोरिया से या मलेशिया से पैसे आए हैं और उससे 46 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनेगी जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी और IT सेंटर बनेगा। तो हम सब गए, कराची के जितने टाउन मेयर थे हम लोग सब गए, और वहाँ पे जब हम बैठे थे तो मेरे साथ जो ऑफिसर बैठा था उससे मैंने कहा कि भाई बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है ये। तो उसने कहा कि सर ये पेपरों पे ही बनेगी सिर्फ, उसमें पैसे बंदर बांट हो चुकी है। उस वक्त मुशर्रफ सरकार थी, तो मुशर्रफ के कराची सिंध का चीफ मिनिस्टर था, फेडरल गवर्नमेंट थी, सबके हिस्से हैं, आर्मी थी हर जगह, तो सबके हिस्से हैं और ये सिटी मेयर के भी हिस्से हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ पे आके, लंदन में आके फाइलें दिखाता था कि देखें भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो, जबकि सारा पैसा खा गए थे। तो रिश्वत देना हराम है, जन्नम में जाओगे, ये क्लियरली इस्लाम कहता है, उस पर कोई मसला नहीं है। ऐसे ही मैं जब मेयर था तो मेरा टाउन ऑफिसर था सबसे बड़ा, जो वो अल्ताफ़ मेमन सिंधी था, तो 5 वक्त का नमाजी, लेकिन पूरे सिविल ब्यूरोक्रेसी में मशहूर था कि अल्ताफ़ मेमन से ज़्यादा बड़ा जेब किसी का नहीं, इतना रिश्वत लेता था। एक ग्रेड 19 का ऑफिसर था या 18 का था, उसकी सैलरी मेरा ख्याल है 15,000 रुपये या 20,000 रुपये थी। तो एक दिन बैठे बातें कर रहे थे, तो साईं आप तो लंदन जाते रहते हैं, क्योंकि MQM की ऑफिस थी, तो मैं बेल्जियम से भी लंदन जाता था, पाकिस्तान से भी एज ए मेयर में था, तो आता रहता था लंदन 6-7 महीने में एक बार। तो मेरा बेटा तैमूर लंदन में पढ़ता है। अब कोई उससे पूछे कि 15-20 हज़ार रुपया तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारा बेटा लंदन में पढ़ता है। एक दिन मैं इसके बंगले पे गया तो सी फ्रंट पे, कराची में सी फ्रंट पे करोड़ों का बंगला इसका। उसका ड्राइंग रूम देख के मैं मतलब गिर पड़ा। मैंने कहा यार इतना, ये तो कोई महल है, सऊदी शहजादे का महल है क्या है। 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन रिश्वत इनके लिए हलाल है। तो इन सब का इस्लाम ढकोसला होता है। जैसे एक करप्ट बिल्डर है, वो नक्शे पास करा लेता है, सब कुछ कर लेता है, रेती भर भर के बिल्डिंग खड़ी कर देता है, अब ऊपर लिख देता है माशाल्लाह।
अब माशाल्लाह लिख दिया, बस उसका ख़त्म। बहुत हुआ, ये मुस्तफ़ा कमाल जैसे और ये सब क्या करते हैं, रमज़ान आती है उम्रा करने चले जाते हैं, हज करने चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त बेल्जियम में लाहौर से बिल्कुल कंगला था। मेरी बेल्जियम में ब्रसल्स कैपिटल जो है उसके सेंटर में टूरिस्ट पॉइंट पे मेरी एक दुकान थी, बुटीक थी, जिसमें बेल्जियन बियर और बेल्जियन सुवेनियर और हम बेचते थे। तो वो अक्सर मेरे पास आता रहता था और बहुत परेशान था। और मुझे कह रहा था कि आरिफ भाई मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँगा, मेरा कुछ समझ नहीं आ रही। फिर मेरे हालात शादी के बाद कुछ ऐसे हुए कि मुझे बेल्जियम छोड़ना पड़ा। मैं स्पेन चला गया, स्पेन में रहता था। 1 साल बाद जब मैं स्पेन से वापस आया तो पता चला मेरा वो दोस्त के बारे में मुझे कहीं से पता चला कि वो मिलियनर हो गया है। तो क्या किया है, तो उसने स्कैमिंग की थी कि वो क्या करता था कि एक कंपनी बनाता था किसी के जाली पासपोर्ट पे, उस कंपनी के नाम पे क्रेडिट पे माल मंगवाता था, मोरक्को से, स्पेन से, पूरी दुनिया से, जहाँ से जो आ जाए। 90 डेज़ की क्रेडिट होती थी। माल आया, आधे दामों में बेच दिया, ब्लैक में सब, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दी, गायब हो गया। पासपोर्ट तो जाली था, दूसरी कंपनी बनाई। इस तरह इसने मिलियंस ऑफ यूरो कमाए। जब मैंने लंदन मूव हुआ 2012 में तो उसकी ब्रसल्स शहर में मेरा ख्याल है 8-10 प्रॉपर्टियाँ थीं। इतना माल बनाया। अभी मैंने फेसबुक पे देखा लास्ट वीक, मक्का में बैठा है, एहराम पहन के उम्रा हज करने गया है। मदीना में तस्वीरें लगा रहा है, रोज़ तस्वीरें लगा रहा है, अल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह पे आ गया है। अगर इतना ही तुम लोगों को इस्लाम का है तो अपना हराम माल जितना कमाया है सब दान कर दो। लेकिन नहीं, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, काफ़ी है। तो ये सब इनके ड्रामे हैं। अजीज़ दोस्तों, ऐसा ही हमारे मौलवी है, ज़ाहिर है ये मौलवी है। तूने हमें अच्छा जर्नैल दिया है बाजवा, उसकी हिफाजत फरमा। नहीं, ख्वाब में इसने कहा कि अल्लाह हमें जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा जैसा तुमने जनरल दिया है, उसकी हिफाजत फरमा, वो आलम इस्लाम का सिपाही है, ये है वो है। उस वक्त ज़ाहिर है बाजवा इमरान खान की नाजायज़ शादी चल रही थी तो ये लोग सब माल बना रहे थे। आज बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं। और यह मकबूल जान, वो जर्नलिस्ट, उसने कहा था ना एक बार कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में प्रॉफिट मोहम्मद का दरबार था लगा हुआ और हज़रत उमर आए, उनके साथ एक आदमी था, उनकी बगल में फ़ाइल थी। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा उमर ये कौन है? तो बोले ये जनरल बाजवा है और इस्लाम का सिपाही है और ये आलम इस्लाम को लीड कर रहा है इस वक्त। मुझे बताया कि राहील शरीफ अभी नया नया बना था अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शहजाद साहब, मैं आज नाम ले रहा हूँ उनका, ये कराची में होते हैं और ये बड़े वली आदमी हैं। तो इन्होंने एक ख्वाब देखा है और उन्हें एक कर्नल होते थे रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट में, उनके पास आए थे, उनके वो मौत के थे। मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी दरबार है, तो हज़रत उमर जो हैं वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं। तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है तो हज़रत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जर्नैल बाजवा है, कोई फाइल उसको दी गई। तो इतनी सी बात है, मुझे बताओ कौन है बाजवा? उन्होंने कहा जी बाजवा 3 बाजवा हैं इस वक्त फौज में। तो सबकी तस्वीरें निकाल के उनको प्रोफेसर साहब को दिखाई गई। ये बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, ये ख्वाब 4 साल पहले का। अच्छा, राहील शरीफ उस वक्त, मैं पूरा वाकई सुनाता हूँ। तो उस पर हुआ ये कि उन्होंने कहा ये बाजवा है, ये मैंने देखा ख्वाब में। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने उस वहाँ पर कर्नल हेडक्वार्टर था कराची का, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आते रहते हैं, चूँकि यहाँ पर हैं उसको लेफ्टिनेंट जनरल, तो कभी इनकी मुलाकात ही करा दो खामोशी में। तो कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर शहजाद को बाजवा साहब के साथ मुलाकात करवाई। तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने कि आपने ये ख्वाब मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा इससे आप क्या मतलब लेते हैं?
उनका मतलब ये है कि जो फ़ौज है ना पाकिस्तान की, वो एक बेसिकली कस्टोडियन है छोटी सी, तो शायद आपको जिम्मेदारी, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं। तो बाजवा साहब खिलखिला के हंसे, कहते हैं मेरे ऊपर ये बलान बंदा है, ये बंदा है, ये मैं चौथे नंबर पे आता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता, और मेरा तो कोई सिफारशी भी नहीं है। तो हुआ ये कि वो कह के चले गए। तो लेकिन चूंकि ये खबर उड़ रही थी तो फौज को, उनको प्रोफेसर साहब को एजेंसियों ने उठा लिया। अच्छा। और उनकी इतनी कुटल गई कि बेचारे पाकिस्तान छोड़ के दुबई भाग गए और वो नहीं आए। उसके बाद 3 साल के बाद बाजवा साहब जो है चीफ ऑफ आर्मी साहब हो गए। तो ये 3 साल पुराना। तो मैंने कहा था मेरे पास एक ख्वाब मानत, प्रोफेसर साहब ये रिकॉर्ड पे मौजूद है औरिया मकबूल जान का ये इंटरव्यू, जिसमें ये इसने कहा, अब जब आसिम मुनीर बन गया जनरल, बाजवा को सब गालियां देने लगे, तो वो भी बाजवा पे केस बनना चाहिए, बाजवा को अदालत में बुलाना चाहिए, बाजवा ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये वो फलान ढुमकान। ये पाकिस्तानी मुल्ला हो, पॉलिटिशियन हो, जनरल हो, मीडिया वाले हो, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, आम पाकिस्तानी हो, सबका ये चलन है। अब अजीज दोस्तों, थोड़ा इमरान खान पे बात हो जाए। इमरान खान ने अभी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया। ये मेहदी हसन अल जजीरा का हुआ करता था और ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है जो कि इस्लाम को कि जैसे आपकी राना अय्यूब है, इस्लाम की गलत कार्यों को पर्दा डालेगा और जब उन गलत कार्यों पे बात करेंगे तो आप पे इस्लामोफोबिया का। इसने अभी इमरान खान का इंटरव्यू लिया जेल में, ऑनलाइन जेल में इमरान खान का इंटरव्यू लिया ऑनलाइन। वही इमरान खान जो आपको पता है कि वो टोपी पहन के, बाल्टी पहन के आता था अदालत जब आता था, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए टोपी ड्रामे पाकिस्तान में एक से एक होते हैं। वही इमरान खान का जेल में इंटरव्यू लिया। उसमें इमरान खान ने उसको कहा कि मैं डेथ सेल में हूँ, यानी जहाँ सजाए मौत जिन कैदियों को दी जाती है उस सेल में हूँ। अब कोई इससे ये पूछे कि डेथ सेल से तुम इंटरव्यू कैसे दे रहे हो? डेथ सेल का मतलब ये है कि जिसमें सजाए मौत जिसको दी जाती है वो बिल्कुल अकेला उधर होता है जब तक इसको सजाए मौत ना दी जाए, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होती। वहाँ से ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा है ऑनलाइन और कहता है कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है और मेरे साथ ये सब ज्यादतियाँ हो रही हैं। अब और फिर उसमें कहता है कि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि फ़ौज को, अपनी आर्मी को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए। जब भी उन्होंने इससे आगे बढ़कर अपने ही लोगों के खिलाफ काम किया तो मुल्क ने टूटा और हमने इसकी बड़ी कीमत अदा की। बदकिस्मती से हमने हिस्ट्री से, इतिहास से कोई लेसन नहीं सीखा, वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। तो भाई साहब, जब 4 साल आप प्राइम मिनिस्टर थे तब तो बाजवा सब अच्छा था, आर्मी अच्छी थी, उसने उठा के आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तब तक अच्छा था। अब आपको आर्मी बुरी लग रही है क्योंकि अब आर्मी ने आपको हटा दिया। तो आपकी अपनी हरकतें हैं। इसके ऊपर बनने को तो इतने केस बन सकते हैं। नाजायज़ बेटी वाला केस सबको पता है। देखिए, मैं बड़ा लिबरल किस्म का आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करता। कोई बच्चा नाजायज़ नहीं होता। एक औरत एक मर्द के मिलाप के नतीजे में वो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता कि आप उसको नाजायज़ कहें ये वो। लेकिन जो टर्म यूज़ की जाती हैं उसमें इमरान खान की जो बेटी है, जो सीता वाइट से पैदा हुई थी, इस बेगैरत ने कभी अपनी उस बेटी को नहीं एक्सेप्ट किया। इसकी एक्स वाइफ जमाइमा ने अमेरिका से जाके, क्योंकि सीता वाइट मर गई थी, तो अमेरिका जाके उसको एडॉप्ट किया। अब कोई पूछे कि इमरान खान की बीवी, एक्स वाइफ, जो कि इमरान खान के 2 बेटों को पाल रही थी, उसको पूरी दुनिया में 6 बिलियन, 7 बिलियन, 5 बिलियन बच्चों में से 4 बिलियन बच्चों में से एक वही सीता वाइट की बेटी मिली एडॉप्ट करने के लिए। फिर कारमा है ना, इसकी शक्ल उस बेटी की पूरी इमरान खान से मिलती है। अच्छा किया उस जमाइमा ने कि उस बेचारी लावारिस बेटी को, जिसका अपना बेगैरत बाप उसको अपनाता नहीं था, उसको ला के पाल रही है। बहुत अच्छा काम किया। सवाल ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आउट ऑफ वेडिंग, बगैर शादी के बच्चा पैदा करना संसार की सजा है, जना है ये।
इसके ऊपर क्या क्या केस नहीं बनते, इसका इद्दत का केस चल रहा है, सब कुछ है। अब जैसे मलिक रियाज वाला केस आपको याद होगा जिसमें मलिक रियाज को ब्रिटिश कोर्ट ने पता नहीं कितने मिलियन का वो किया था जुर्माना, और उसने वो भरे। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, वो भर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो पैसे पाकिस्तान की सरकार को दिए, इमरान खान की सरकार को। इमरान खान ने वो पैसे फौरन मलिक रियाज को दे दिए वापस। उसके बदले में ज़ाहिर प्लॉट लिए। उगोगी फरा याद है, जो इमरान खान की पीरनी फकीरनी के जादूगर की एजेंट थी, उसकी सेक्रेटरी थी, सारी डीलें वही करती थी। इतने कैराट का हीरा चाहिए पीरनी जी को, फला प्लॉट चाहिए बहरिया टाउन में, ये वो। अब वो केस वापस उठ रहा है, तो बहरिया टाउन के मलिक रियाज को कहा गया कि आप गवाही दें, तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा गवाही। मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने कहा कि एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि केसेस उनके काफी हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जो रेफरेंस की स्टेज पर पहुंच रहा है अगले 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर, वो कौन सा केस है? वो जो उनका कराची की जमीनों का केस है। ये वही केस है कि जिसकी मद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि 460 अरब रुपए जमा करा दें, थोड़ी जान छुड़ जाने हैं, थोड़ियां जिहड़ियां ना जमीना उन्होंने लीगलाइज कर देने हैं। मलिक साहब ने वो पैसे जमा नहीं कराए। अब उसी सुप्रीम कोर्ट आर्डर में यह था कि अगर वो पैसे जमा नहीं कराते तो इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। अब वो जो इमरान खान कहते हैं ना जी जो पैसे उसे जमा हुए सन सुप्रीम कोर्ट तो कढा लो। अब मसला यह है कि वो पैसे जब तक पूरे जमा नहीं होंगे तो वो जो पहले भी जमा हो गए तो वो तो दरमियान में रह जाएंगे। ठीक है, तो अब जो तो इन्होंने एनसीए वाले जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड वाले, वो तो अब जाएंगे हुकूमत के पास, वो इमरान खान कहें या ना कहें वो जाएंगे, लेकिन पहले उन्होंने मलिक रियाज को दिए थे। अब वो वाला जो केस है उस पे उनका रेफरेंस आ रहा है, मलिक साहब के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। तो अब यह है कि उस बंदे का ये ख्याल था, उन्होंने कहा जी कि मुझे ये लगता है कि उनके ट्वीट का ये भी मकसद हो सकता है कि चूंकि कुछ दिनों तक वो रेफरेंस आ रहा है तो वो कहें जी कि मैं चूंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो मेरे पे रेफरेंस तैयार है। हालांकि अभी ये वो वाला नहीं है, 190 मिलियन पाउंड वाले की बात नहीं अभी हो रही। अभी ये इसमें जो जिस केस की मैं बात कर रहा हूं इसमें इमरान खान शरीके मुलजम भी नहीं है। ये वो वाला केस है कि जो इन्होंने मलिक साहब ने जो कराची में जो जमीनों पर जो मुबैना तौर पे कब्जे किए हुए हैं उस लिहाज से है। ठीक है, और बड़ी नहीं कि उसमें इन्होंने स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट की हुई है। तो उनका ये ख्याल है जी कि हम चूंकि आने वाले दिनों में इन पर रेफरेंस हम वो कहते हैं कि एटलीस्ट हमें तो कोई नहीं रोक रहा इनके ऊपर से कि इन पर जो है ना मलिक साहब पर केस नहीं चलाने। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो जो है ना ये रेफरेंस आ जाएगा तो मलिक साहब कहेंगे जी देखा मैंने झुकने से इनकार कर दिया तो लिहाजा मेरे खिलाफ रेफरेंस आ गया। दूसरा जो है पीटीआई वाले जो है इन्हीं को उन्होंने वैसे भी दिहाड़ी ते लग जाएंगे, वो कहेंगे जी कि मलिक जो है इन्हीं के तेरे जानसार बेशुमार और इन्हीं को उनको एक पब्लिक सपोर्ट भी मिल जाएगी कि जब उनके केसेस अदालतों में चल रहे होंगे तो जनाब मलिक साहब जो है ना उनके साथ क्या पता है कि दाएं तरफ और बाएं तरफ पीटीआई के टाइगर जो है वो चल रहे होंगे, जो एक पाकिस्तान के एक अजीम। गवाही देने का मतलब है वो ये भी एक्सेप्ट करेगा ना कि वो पैसे मुझे मिले हैं, तो जुर्म है ना। अब उस पर प्रेशर आ रहा है। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द ब्लडी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, हमारे नून लीग की तरफ आते हैं। नून लीग का हिसाब किताब ये है कि ये थी मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था। ठीक है, बाद में अयूब खान, याया खान, उन जमानों में मुस्लिम लीग के टूट फूट हो गई। एक्चुअली मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में, बंगालियों ने बनाई थी। बाद में इसमें इंडिया के मुसलमान आ गए, माइनस सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी। आज के इंडिया के मुसलमान उसमें शामिल हुए और बंगाल में ये बनी। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में आके ठेकेदारी अयूब खान ने 58 में लात मार के मार्शल लॉ लगा दिया। जब जियाउल हक आया तो जियाउल हक ने वापस उस मुस्लिम लीग को जिंदा किया। पता चला उस वक्त मुस्लिम लीग बाशानी ग्रुप, मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग पता नहीं कितनी थी। इसने सिंध के वडेरे पीर पगारा को मुस्लिम लीग फंक्शनल के नाम से बनाई और नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन कराए 1985 में, 85 में। और इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में नॉन पार्टी इलेक्शन कराए थे, यानी सब इंडिपेंडेंट।
और फिर जब इलेक्शन हो गए तो पार्लियामेंट बैठी तो वहाँ पे उसने कहा अब अपनी पार्टियां बना लो, तो सारे मुस्लिम लीग फंक्शनल में गए क्योंकि ज़िया-उल हक ने कहा था। तो मुस्लिम लीग फंक्शनल वॉज रूलिंग। तो उस वक्त एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी क्योंकि ज़िया-उल हक ने सिंधी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लगा दिया था। तो सिंध से एक अननोन फिगर मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि चेला था पीर पगारा का। 88 में ज़िया-उल हक ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, प्राइम मिनिस्टर को घर पे भेज दिया। लेकिन उसी मुस्लिम लीग फंक्शनल में से ज़्यादातर लोगों को अपने पास कर लिया। 88 में ज़िया-उल हक भी मर गया प्लेन क्रैश में। इलेक्शन करवाना मजबूरी हो गई क्योंकि क्राइसिस बहुत बड़े आ गए थे और सारे बड़े जनरल मर चुके थे, आर्मी में भी पोजीशन मार्शल लो जैसी थी नहीं। तो इलेक्शन कराए गए, बेनज़ीर 93 सीटें जीती। तो उस इलेक्शन के लिए इस्लामिक जमहूरी इत्तिहाद बनाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल के जितने लोटे लिए गए थे ना, उनको मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नाम से डाला गया और जुनेजो को तो फारिग कर दिया क्योंकि उसको आर्मी ने वो कर दिया था। तो एक मुस्लिम लीग जुनेजो लीग बनी, एक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ बनी, एक मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक के बेटे ने बनाई, एजाज़ुल हक ने। तो इतनी सारी मुस्लिम लीगें बनी। उस वक्त बनी थी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, जिसका प्रेसिडेंट बना नवाज शरीफ। फिर बेनज़ीर गवर्नमेंट 20 महीने में ख़त्म कर दी। नवाज शरीफ गवर्नमेंट IJI जीती 90 का इलेक्शन। नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड नवाज शरीफ वॉज मुस्लिम लीग नून्स प्रेसिडेंट। वो 88 में नून लीग बनी, तब से प्रेसिडेंट नवाज शरीफ था। तो अब तक पिछले साल तक नवाज शरीफ था। फिर नवाज शरीफ के ऊपर जब केसेस वेसेस बने, बाजवा ने केसेस वगैरह बनाए, तो प्रेसिडेंट उसने बना दिया अपने भाई को, छोटे भाई को, शहबाज शरीफ को। अब इस हफ्ते लास्ट वीक एक मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन हुआ, तो छोटे भाई ने फिर बड़े भाई को प्रेसिडेंट बना दिया, नवाज शरीफ को। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, शहबाज शरीफ को। छोटे भाई ने बड़े भाई की बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। फिर छोटे भाई ने बड़े भाई के समधी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। छोटे भाई का बेटा पंजाब असेंबली में, PDP सरकार में जब पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर बना। सब छोटा भाई, बड़ा भाई और बाकी रिश्तेदार। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा अच्छा पता है कि भारत में भी इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।